हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। अब देखिए बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या अब यह भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलती है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अभावों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे टैंक अथवा ताल या पोखरा की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब स्लिप किसी समुद्री सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अच्छा उठे हुए प्रतीत होते। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चे, ऐसा क्यों होता है? आप क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबा देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतरिक्ष पृष्ठ अथवा पानी के ऊपरी सतह पर टेढ़ी हुई प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू से देखने पर अपनी वास्तविक साइज में बड़े प्रतीत होती है। इस अनुभव को व्याख्या से आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए बच्चे, आइए पानी में वांछित रूप से डूबी पेंसिल में मुड़ी होने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग में आपके पास पहुंचने वाली प्रकाश पेंसिल के पानी में बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखा देते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि आप यदि पानी के स्थान पर कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन तथा तारपीन का तेल का प्रयोग करे तब पेंसिल उतनी मुड़ी दिखेगी। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दे तो क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई पर उठी हुई प्रतीत होती है? आप देखेंगे कि अलग-अलग माध्यम के उगमों के इस प्रभावों का विस्तार अलग-अलग है। ये प्रक्षेपण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यम में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम इसके संचालन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस विस्तार को क्रियाकलाप करके समझेंगे। तो देखिए बच्चे, इसको हम समझेंगे। क्रियाकलाप है। अब देखिए, कटोरे में कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति में थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए, कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन। तो कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। तो ये क्रियाकलाप है। अब देखिए बच्चे, इस क्रियाकलाप को में आप नोट करेंगे कि प्रकाश की किरणें ने अपनी ही दिशा में बिंदु O और O डैश पर परिवर्तित की है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O और O डैश दोनों पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर स्थित है। ये भी कि बिंदु O पर अभिलंब Mn खींचा था, दूसरा अभिलंब Mn डैश CD बिंदु पर खींचा। बिंदु O पर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु में कांच प्रवेश करती हुई नोट कीजिए कि प्रकाश प्रकीर्णन अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऊपर प्रकाश की किरणें कांच में वायु के माध्यम से प्रवेश कर प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। दोनों अपवर्तन सतह ABCD आपतन कोण है। अब देखिए बच्चे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की किरणें किसी निश्चित रंग निश्चित माध्यम के उगम के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह कोण 0 से 90 डिग्री के लिए सत होता है। यदि आई आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है तब साइन आई बटा साइन आर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, साइन आई बटा साइन आर। चलिए आगे। अब देखिए, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम को पहले माध्यम में के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अपवर्तनांक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। किन्हीं दिए हुए माध्यम के उपयोग के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप व्यक्त किया जा सकता है। जो जो समीकरण इतना में दाएं पक्ष में प्रकट करना स्थिरांक है। अपवर्तनांक का एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यम में प्रकाश के संरचना की अपेक्षा चाल में स्फूर्ति की जाती है। यह देखा गया कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश अलग अलग चालों में संचालित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बच्चे। जबकि चाल से चलना प्रारंभ करता है जो कि प्रकाश किसी माध्यम में हो सकने वाले द्रुततम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। कांच या पानी में यह यूरिस्ट रूप से घट जाते हैं। दो माध्यम युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर है, जैसे कि नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फिगर आपका दिया हुआ है बच्चे। अब देखिए N1 बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। तो यहाँ पर देखिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब देखिए इस तर्क में माध्यम ए माध्यम 2 के सापेक्षा N12 में निरूपित करते हैं, इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु में माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्षा माना जाता है, यह माध्यम निर्वात अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल N2 निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक Nm होता है। अब देखिए माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। सारणी 10.3 में उनके माध्यम के अपवर्तनांक दिए गए। सारणी में आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग जल में प्रकाश के वेग से वेग का अनुपात इतना होता है। अब देखिए एनसीईआरटी में जितना भी अपवर्तनांक दिया सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो अब देखिए वायु का अपवर्तनांक तो 1.0003 ये पूछा गया बच्चे। बर्फ का भी पूछा गया 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलिट क्वार्ट का 1.46, तारपीन का तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52। जितना प्रवर्तनांक एनसीईआरटी में दिया गया सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए कनाडा बलास का 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाई सल्फाइड 1.63, सघन फ्लीट कांच 1.65, रूबी मणिका 1.71, नीलम 1.77, हीरा 2.42। चलिए आगे। अब देखिए सारणी 10 पॉइंट में नोट कीजिए कि की आवश्यकता नहीं है कि प्रकाशित सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल का अपेक्षा प्रकाशित घनत्व है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता है। अब देखिए यह भी जाने किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन करने की क्षमता इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित स्वरूप होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्ययन में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ होता है प्रकाशिक विरल माध्यम और प्रकाशित सघन माध्यम। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है? दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक तथा माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्राकृतिक सघन दूसरे कम अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका चल बढ़ जाती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब चलिए आगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप बना लीजिए। अब देखिए गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे अपवर्धन लेंसों का उपयोग करते देखा होगा। क्या कभी आपने अपवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्र है? क्या यह बीच में मोटा होता है या किनारे में? चश्मों से हमें लेंस का ही उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्धन में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है? यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है? इस अनुच्छेद में हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक दोनों पृष्ठ गोलीय होता है लेंस कहलाता है बच्चे। अब देखिए
इसका अर्थ है इसका अर्थ यह है कि लेंस को कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरा दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। हम केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस प्रकाश की किरणों में दर्शाता अनुसार अभिसारी करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस प्रकार द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रीय गोलीय से गिरता है। यह बीच के सफेद किनारों पर मोटा होता है। ऐसे लेंस के प्रकाश की किरणों को इतना दर्शाया गया अनुसार अपसरित करते हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे। अब देखिए, किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले से भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र है, इसीलिए उन्हें C और C1 C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के केंद्रीय बिंदु किसके पार्श्वीय केंद्र कहलाता है। इसे प्राय अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन में निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारा कहलाता है। इस अध्ययन में अपने विवेचन से हमें उन्हीं लेंस तक सीमित रहेंगे जिसका द्वारा उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटे होता है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र से दूरी होती है। इससे लेंस को द्वारा के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए, ये आपका क्रियाकलाप है बच्चे, एक्टिविटी है। कागज कागज सुलगाते लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। लेंस द्वारा यह किरणें एक उत्तरी चमत्कार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमत्कार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके कारण कागज जलने लगता है। अब देखिए, अब हम एक लेंस का मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें पर विचार करते हैं। जब प्रकाश की किरणें ऐसी किरणें को किसी लेंस से गुजरते हैं तो क्या होता है। एक उत्तल लेंस के लिए चित्र इतना, अवतल लेंस के लिए चित्र इतना दर्शाया गया। चित्र इतना में ध्यानपूर्वक लेंस के समानांतर प्रकाश बहुत सी छोटी किरणें आपतित होती है। दर्पण के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए अब अवतल लेंस का व्यवहार को हम देखेंगे। तो देखिए बच्चे, चित्र इतना में दिया गया है। ध्यानपूर्वक, अवतल लेंस पर मुख्यतः अक्ष के समानांतर प्रकाश को अनेक किरणें आपतित होती है। यह किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती है, प्रतीत हुए। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाती है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ के समानांतर किरणों से गुजरने दे तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए हमें प्राय अक्षर F का प्रयोग होता है। यद्यपि किसी लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, उन्हें F1 तथा F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूसरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते, क्रियाकलाप इतना में देख सकते हैं। अब आगे बढ़िए बच्चे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब लेंस में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस के प्रकाश या बर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। उन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आइए उत्तल लेंस के इस अध्ययन को हम करेंगे। तो ये क्रियाकलाप है बच्चे। अब देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है? जब वस्तु को आप अनंत पर रखिएगा ना तो फोकस F2 पर बनेगा बच्चे। अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। जब 2F से पर यानी कि 2F और अनंत के बीच में, तो F2 तथा 2F के बीच में, और ये भी छोटा हो जाएगा बच्चे, वास्तविक और उल्टा। जब 2F पर रखेगा तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। साइज
समान साइज का होगा बच्चे, और वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। जब आप f तथा 2f के बीच में रखेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब 2f 2 से परे बनेगा और बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब फोकस पर रखेगा तब अनंत पर बच्चे, और असमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखिएगा ना, तो बड़ा बनेगा बच्चे। इस सारा इंपॉर्टेंट चीज है, सारा को आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए, तो क्रियाकलाप है। अब देखिए, बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा अपेक्षित साइज। तो अनंत पर तो f1 यानी फोकस पर अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का, आभासी और सीधा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो फोकस f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में, तो ये भी छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है बच्चे। चलिए आगे। अब देखिए, किरणें का आरेख। हम किरणें आरेख के प्रयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब को बनाने के लिए निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति तथा अपेक्षित साइज का अध्ययन करने के लिए हमारी सहायता करेंगे। लेंस में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पण की भांति हमें निम्न किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बीम से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात में दर्शाए हुए अनुसार लेंस में दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश की किरणें इतना में दर्शाए अनुसार लेंस की उसी ओर मुख्य फोकस पर अपसरित होती हुई प्रतीत हो जाती है बच्चे। अब देखिए, दो फिगर है बच्चे। अब देखिए क्या बोला गया है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। चित्र इतना द्वारा दर्शाया गया। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी, जो कि इतना चित्र में दिया गया है। अब देखिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसे इतना में चित्र में दिखाया गया है बच्चे। उत्तल लेंस द्वारा किसी बीम की कुछ स्थितियां में प्रतिबिंब बनने की आरेख को द्वारा दर्शाया गया है। अवतल लेंस द्वारा बीम को विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंब बनने के आलेख को दर्शाया गया। अब देखिए, इस सारा फिगर है बच्चे, ठीक है। गोलीय दर्पण का चिन्ह प्रपाटी। अब देखिए, लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण का चिन्ह प्रपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्ह को निर्धारित के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल जहां दर्पण के सभी दूरियों उनके ध्रुव से नापी जाती है, वहां लेंस में सभी आप उनके प्रकाशीय केंद्र के लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको यू भी तथा एफ भी ऊंचाई एच तथा प्रतिबिंब के मान चिन्ह कर सावधानी बरतनी होगी। अब लेंस का फार्मूला। तो देखिए, लेंस सूत्र होता है ना बच्चे, जो कि 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, लेकिन दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ई मिरर इमेज, मिरर का फार्मूला है। दोनों में खाली माइनस प्लस का डिफरेंट है। चलिए आगे। अब देखिए, आवर्धन जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, जो कि h डैश बटा h होता है बच्चे। अब देखिए आगे, आवर्धन। अब देखिए, उदाहरण भी दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है बच्चे। अब देखिए, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है, ये आपका एग्जांपल है बच्चे। लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। तो आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों का अपसारित अथवा अपसरित करने की क्षमता को उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस में प्रकाश किरणों में बड़े बड़े कोण में मुड़कर प्रकाशित केंद्र के निकट निकट प्रोकोषित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लिए लेंस की अपेक्षा किरणों के अधिक आपतित होती है। किस लेंस द्वारा प्रकाशित किरणों को अपसारित या अपसारित करने की मात्रा को डिग्री के उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे P द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि P बराबर 1/f होता है बच्चे, जो कि यहाँ पर P बराबर 1/f दिया हुआ है। आगे बढ़िए। अब देखिए, यहाँ पर P बराबर P1 P2 डॉट डॉट है। प्रश्न है, आपने क्या सीखा। देखिए बच्चे, ये सब क्वेश्चन है, अभ्यास है। आपका एक चैप्टर एनसीईआरटी का खत्म हो गया बच्चे। अब कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ा देंगे।
जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइट से ही पूछा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक